नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपका आज या कल में एग्जाम भी होने वाला होगा। तो आज हम लास्ट के दिन प्रैक्टिस करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन की जो आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। तो इन यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो आप उस मैराथन क्लास को देख सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप उस मैराथन क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन है। प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कराया गया है। प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यदि आपके पास समय है तो आप उस मैराथन क्लास को देख सकते हैं, जो आपकी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारी फुल फॉर्म उसमें कवर की गई हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम अभी होने वाले हैं, अगले महीने आपका किसी दोस्त का एग्जाम होने वाला है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। यदि आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको, चलो मैं बता ही देता हूँ, वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम, जब आप एग्जाम सेंटर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके कंप्यूटर ऑन होने तक। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पर एग्जाम सेंटर में पूछ सकते हैं। वो आपकी तब तक हेल्प करेंगे जब तक आपका पेपर ओपन नहीं हो जाता। जैसे आपका पेपर ओपन हो जाएगा तो आपको वहाँ पर खुद सॉल्व करना है। तो टोटल वहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 100 क्वेश्चन है 100 मार्क के हैं। 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के हैं और जो पासिंग मार्क होती है वो होती है 50+ की। यदि आपके 50 से अधिक नंबर आते हैं तो आप वहाँ पर ट्रिपल पास कहलाएंगे और पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ पर 30 सेकंड का समय मिलेगा, उससे अधिक मिल सकता है, लेकिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 30 सेकंड का समय का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन लगाया तुरंत आप दूसरे पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको 30 सेकंड का समय रुकना पड़ेगा। तो वो आपके लिए वहाँ पर सब बता देंगे वो किस प्रकार से पेपर होता है आपका। तो क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, इस बात का याद रखना। आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन 100 में 100 अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। वो वहाँ से कोई किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस रखना है, मैं पेपर देने जा रहा हूँ, मैं पास होकर आऊँगा और मुझे पूरे 100 में 100 क्वेश्चन करने हैं और मैं बहुत अच्छे से करूँगा। आपको वहाँ पर क्वेश्चन कैसा भी आए, क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर सही तरीके से देना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और जो और जो 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, आपके में 70 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार आएगा, आपको ट्रू फॉल्स का ऑब्जेक्टिव पूरे 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पर करने हैं और अपने से खुद से विश्वास रखना है कि मैं इस पेपर को बहुत अच्छा करके जाऊँगा और वहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर को अच्छे से करना है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है आखिर वो कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो यह आपका ENIAC था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ENIAC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और जो आपका ENIAC कंप्यूटर था वो आपकी पहली जनरेशन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये सभी आपको रटा होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। इन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन की खोज की और 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जो आपका पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो था आपका Z3। यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है। जो आपका पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो था आपका Z3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ? जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी आखिर उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ? टोटल आपकी 5 पीढ़ियाँ याद रखेंगे, टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं। पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब, किसी भी पीढ़ी से क्वेश्चन आए आप वहाँ पर कर आएंगे। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। पूछा गया कि फोर्थ पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ? तो चौथी पीढ़ी थी उसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ? तो जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें जो प्रयोग हुआ था वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। मैंने अभी अभी बताया, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। और आप कहेंगे पाँचवीं
जो 5वीं जनरेशन थी, आखिर उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था, तो वो हुआ था आपका एआई। एआई की फुल फॉर्म पूछ सकता है, एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर का आपने जनरेशन देख ली, जो ट्रांजिस्टर है इसका प्रयोग हमारी कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में किया गया था। आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार किया गया था शॉकले ब्राडीन ब्रेटन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, और यह इसका प्रयोग कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया था? जो माइक्रो प्रोसेसर है जैसे आपका इंटेल 4000, तो उसका आविष्कार इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपका ज़्यादा समय खराब नहीं होगा, मैं यहाँ पर बहुत स्पीड में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी द्वारा? तो इंटेल कंपनी द्वारा। और आपसे एग्जाम में पूछे जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था, तो वो था आपका इंटेल 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था आपका इंटेल 4004। बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जो बाइनरी संख्या होती है आपकी, बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती है? तो 0 और 1। जो 0 और 1 होता है वो आपकी बाइनरी संख्या होती है। आखिर इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जॉर्ज बूले द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था आपका इंटेल 4004। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ? ये क्वेश्चन अभी अभी आप पढ़कर आए हैं, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें टोटल 11 मेनू होते हैं। याद रखें कितने मेनू होते हैं? 11 मेनू होते हैं। और जो इसका एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odt। याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odt। और आपसे पूछ सकता है कि जो एक्सटेंशन होता है, आपने मेनू देख लिए, हेल्प मेनू की शॉर्टकट कुंजी बहुत बार पूछ जा चुकी है, तो हेल्प मेनू की शॉर्टकट कुंजी, वो हेल्प की शॉर्टकट कुंजी होती है F1। याद रखेंगे हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो हेल्प की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो सम फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फंक्शन होता है उसका प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? जो इम्प्रेस होता है उसका प्रयोग होता है आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। शीट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लिब्रे ऑफिस कैल्क का। और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+X का क्या कार्य? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो Ctrl+X का कार्य होता है कट करने के लिए। कट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। और कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। और सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। याद रखेंगे कट करने के लिए एक्स का प्रयोग करेंगे, कॉपी करने के लिए सी का प्रयोग करेंगे, पेस्ट करने की जो बैन वाला बी होता है इसका प्रयोग करेंगे। और यदि आपसे पूछे बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य किसका होता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। लाइनक्स, जो लाइनक्स होता है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो लाइनक्स है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो याद रखेंगे लाइनक्स होता है यह आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सीधे सीधा क्वेश्चन बनेगा लाइनक्स किस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ओपन सोर्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका लाइनक्स। इसका आविष्कार लाइनक्स का आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड द्वारा सन 1991 ईस्वी में किया गया था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट, जैसे आपका कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था इसी प्रकार जो आपका इंटरनेट है आखिर इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे विंडसर्फ जी का नाम आता है इंटरनेट के रूप में कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंडसर्फ को। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी ARPANET से।
ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सन 1969 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? जो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान है आखिर ये कब शुरू हुआ? तो भारत में जो डिजिटल इंडिया अभियान है यह आपका 2015 में शुरू हुआ। आपको यहाँ मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, आप ये ना सोचिए कि सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। यदि आप इसको स्लो करके देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी क्लास ठीक इसी प्रकार से होने वाली है। फिशिंग अटैक क्या होता है? जो फिशिंग अटैक है आखिर ये क्या होता है? जो आपका फिशिंग अटैक होता है वो होता है पासवर्ड चोरी करने की तकनीक। फिशिंग अटैक होता है आखिर वो क्या होता है? जो फिशिंग अटैक होता है वो होता है आपकी पासवर्ड है उसकी चोरी क्या करना क्या कहलाता है? तो वो आपका फिशिंग अटैक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल का कार्य क्या होता है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का कार्य होता है कंप्यूटर को वायरस से बचाना, कंप्यूटर से वायरस को बचाना या अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। ये किसका कार्य होता है? अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, कंप्यूटर को वायरस से बचाना, ये आपके फायरवॉल का कार्य होता है। मतलब कहीं ना कहीं पर यदि फायरवॉल शब्द आएगा तो आपके कंप्यूटर की सुरक्षा की बात की जाएगी, तो वहाँ पर कंप्यूटर को वायरस से बचाने का कार्य या अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य भी फायरवॉल का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य अब ये भी आप पढ़ कर आए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स और MAC OS किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? सीधे सीधे आप देखेंगे विंडो क्या है? विंडो हमारी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और लाइनक्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और MAC भी आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। याद रखेंगे जो आपका लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, MAC OS हो गया, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो क्या होते हैं? जिनकी आवश्यकता आपको होती है अपने कार्य अनुसार चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो वो आपका एक विंडो हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, MAC OS हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यूजर अपने कार्य के अनुसार उनको डाउनलोड करता है। जैसे आपको MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मीन्स MS ऑफिस को रखेंगे, वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप लिब्रे ऑफिस को रख सकते हैं, यदि आपको लिब्रे ऑफिस का कोई कार्य होगा, उससे संबंधित कोई कार्य होगा तो आप लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रखेंगे। मीन्स जो यूजर होता है अपने कार्य अनुसार जो एप्लीकेशन डाउनलोड करता है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और जिनको कंप्यूटर को चलने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्योंकि यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर आपका कंप्यूटर एक हिसाब से बेकार होगा। एक कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, इस बात को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है? तो अभी अभी पढ़कर आए हैं, यह हमारा ओपन सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर और यूजर के बीच कार्य करता है? तो वो होता है आपका कर्नेल। याद रखेंगे कंप्यूटर में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का प्रदान करता है? तो वो होता है आपका कर्नेल। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है बूटिंग का क्या अर्थ है? जो बूटिंग है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो में डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम कौन सा होता है? जो विंडो होती है आखिर उसमें जो डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम होता है वो होता है आपका NTFS। ऑप्शन नंबर B सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क मैनेजर आपसे पूछ सकता है टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे Ctrl+Shift+Escape बटन का। याद रखेंगे टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए Ctrl+Shift+Escape बटन का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में विकसित किया गया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसको किस भाषा में विकसित किया गया था? जो आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको C लैंग्वेज में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जी आप जरा सोचिए कि C लिखा हुआ है, जी आपकी C लैंग्वेज है। C क्या है? जी आपकी C लैंग्वेज है, जी आपका नॉर्मल C नहीं है। जिस प्रकार आप जावा हो गई, पाइथन हो गई, इसी प्रकार से आपकी C लैंग्वेज होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
विंडो 10 में कॉर्टाना क्या होती है? जो विंडो 10 होती है आखिर उसमें जो आपका कॉर्टाना होता है वो क्या होता है? तो विंडो 10 में जो कॉर्टाना होता है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। विंडो 10 में कॉर्टाना क्या होता है? तो ये आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो में रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है? जो रिसाइकिल बिन होता है आप देखेंगे किसी फाइल को हटा देते हैं तो वो कहाँ जाती है? वो हमारे रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप उसको वहाँ से वापसी भी कर सकते हैं और वहाँ से हटा भी सकते हैं। तो आंसर होगा आपका हटाई गई फाइल को अस्थायी रूप से। जैसे आपने तो अपने कंप्यूटर के हिसाब से फाइल को हटा दिया है लेकिन फिर भी वो आपकी स्टोर है तो वो अस्थायी रूप से स्टोर है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रिसाइकिल बिन क्या करता है? आपके द्वारा जो हटाई हुई फाइल होती हैं उनको एक बार रिस्टोर कर लेता है, मतलब इनको स्टोर कर लेता है। और यदि आप यहाँ से हटा देंगे तो वो फाइल आपकी हमेशा के लिए हट जाएगी और यहाँ से आप वापसी कर लेते हैं तो वो आपकी डेस्कटॉप पर फिर से आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है www का पूरा नाम क्या है? तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो सन 1989 ईस्वी में www का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? यदि आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तो ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखेंगे SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट का जनक विंडसर्फ अभी पढ़कर आए हैं। पूछा गया अगले क्वेश्चन में वेब ब्राउज़र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो वेब ब्राउज़र होते हैं आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो आपके वेब ब्राउज़र होते हैं इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए आपके वेब ब्राउज़र का प्रयोग होता है। जैसे आपको कुछ भी कोई पेज सर्च करना है, कोई पेज ढूंढना है तो आप इसका प्रयोग करेंगे वेब ब्राउज़र का। जैसे आपका गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जबकि गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है वेबसाइट का पहला या मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? जो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होता है वो आपका होम पेज कहलाता है। आपसे पूछ सकता है वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाता है? होम पेज। याद रखेंगे वेबसाइट का पहला पेज या मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो वो आपका होम पेज कहलाता है। रोम रोम का पूरा नाम क्या होता है? जो आपकी रोम होता है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम होता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। आखिर रैम और रोम में क्या अंतर होता है? तो मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। जो आपकी रैम होती है वह अस्थायी होती है। याद रखेंगे रैम होती है अस्थायी होती है और रोम होती है वो आपकी स्थायी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और जो रैम होती है याद रखेंगे ये आपकी वोलेटाइल होती है और ये होती है आपकी नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल होती है वो होती है आपकी रैम, अस्थायी होती है रैम और स्थायी कौन सी होती है? रोम। और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? वो होती है रोम। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? जो हार्ड डिस्क होती है आपने देखा होगा हार्ड डिस्क को कुछ इस प्रकार चौकोर होती है तो आखिर उसमें जो डेटा होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है? तो उसमें डेटा आपका मैग्नेटिक के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? जो आईपी एड्रेस होता है वह आपके जो IPv4 होता है IPv4 होता है वह आपके 32 बिट का होता है। और जो IPv6 होता है वह 128 बिट का होता है। आपसे यदि 4 पूछे तो आप 32 बिट लगाएंगे और यदि 6 पूछे तो आप क्या लगाएंगे? आप वहाँ पर 128 बिट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? जो CPU होता है CPU का मुख्य कार्य होता है प्रोग्राम निष्पादित करना। CPU का फुल फॉर्म पूछ सकता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसका मुख्य कार्य होता है प्रोग्राम को निष्पादित करना। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं ALU, MU और CU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU हो गया। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल
CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और MU होता है, MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने आपके एग्जाम बताया, आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में आने वाले हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं। कहीं से भी आपको ट्रू फॉल्स आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में आपका ऐसा नहीं है कि आप पहले एक से ट्रू फॉल्स यहाँ है या ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में 2 ट्रू फॉल्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट, 2 ट्रू फॉल्स 2 ऑब्जेक्ट, किसी प्रकार आ सकते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। पूछा गया है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो आंसर होगा ट्रू। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का प्रयोग करके यह क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। आंसर होगा आपका ट्रू। कंप्यूटर CPU को कंप्यूटर का दिमाग नहीं कहा जा सकता, तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU कहा जाता है। तो यहाँ पर आप क्या होगा आपका आंसर गलत। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वो होता है CPU। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो वो होता है आपका CPU। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि लिखा गया है नहीं कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम स्थायी मेमोरी होती है। अभी अभी आप पढ़ कर आए हैं रैम किस प्रकार होती है, तो रैम हमारी अस्थायी होती है, और यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होता है। आपके एग्जाम पूछ सकता है लाइट के जाने के बाद कौन सी मेमोरी होती है जो अपना डेटा हटा देती है, तो वो होती है आपकी रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि इसमें डेटा आपका तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होता है। कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद इसका डेटा ऑटोमेटिकली मिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप कंप्यूटर पर जैसे MS वर्ड में कोई कार्य कर रहे हैं और यदि आपने उसको सेव नहीं किया तो वो आपका बेसिकली हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार होता है कंप्यूटर पर आप जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य आपका रैम में जाना अनिवार्य होता है। हार्ड डिस्क एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है, ना कि प्राइमरी। याद रखेंगे मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो हार्ड डिस्क आती है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आपका आंसर होगा सही। लिब्रे ऑफिस और लाइनक्स ये हमारे दोनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का प्रयोग केवल ईमेल भेजने के लिए होता है, तो आप कहेंगे गलत। इंटरनेट की मदद से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया चला सकते हैं। जैसे आप वीडियो देख पा रहे होंगे, किसके माध्यम से? आप इंटरनेट के माध्यम से यह वीडियो देख पा रहे होंगे। यदि आपका इंटरनेट खत्म हो गया, नेट खत्म हो गया, तो यह वीडियो आपका नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिनका इस महीने पेपर होने वाला, अगले महीने में कभी भी पेपर होने वाला है, उनका वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप में। पूछा गया है स्प्रेडशीट में जो पंक्तियां होती हैं उनको रो कहा जाता है। पंक्तियां होती हैं उनको रो कहा जाता है, तो आंसर होगा बिल्कुल ट्रू। जो पंक्तियां होती हैं वो लेटी हुई लाइन होती है, उनको पंक्तियां कहा जाता है, और इनको क्या कहते हैं? पंक्तियों को ही रो कहा जाता है। और जो खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम कहते हैं, और कॉलम को क्या कहा जाता है? कॉलम को स्तंभ कहा जाता है। और रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? तो रो और कॉलम से मिलकर आपकी एक सेल का निर्माण होता है। याद रखेंगे, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? तो रो और कॉलम से मिलकर आपकी सेल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेजेंटेशन में स्लाइड का प्रयोग जानकारी प्रस्तुत करने के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। प्रेजेंटेशन में आप क्या बनाते हैं? आप जानकारी एकत्रित करके एक साथ प्रेजेंटेशन में रख देते हैं, स्लाइड वाली स्लाइड बना देते हैं, और वो आप जब आप किसी को दिखाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, उसके लिए हम प्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं। तो कहा गया है प्रस्तुत करने के लिए, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंटेशन का। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और तो आंसर होगा ट्रू। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। याद रखेंगे, फुल फॉर्म को आपके एग्जाम में आने की संभावना है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मॉडेम। जो मॉडेम होता है इसको याद रखेंगे। मॉडेम का कार्य होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये इसका कार्य होता है। तो बिल्कुल सही है, मॉडेम होता है, इसका कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का कार्य ये मॉडेम का होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आपसे पूछ सकता है MODEM होता है इसका, MODEM मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आपकी एग्जाम में दोनों लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, इस साइड आपकी हिंदी होगी, इस साइड आपकी इंग्लिश होगी। यदि आप और कोई लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं तो एक साइड आपकी इंग्लिश देखने वाली है और एक साइड आपकी वो लैंग्वेज होने वाली है जो आपने फॉर्म भरते समय बताया हो। जैसे आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो वहाँ पर आपकी दूसरी लैंग्वेज होगी, और यहाँ पर आपकी इंग्लिश तो सभी में होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और वीडियो को शेयर भी। कंट्रोल बी का प्रयोग कट करने के लिए, आप कहीं गलत है, क्योंकि कट करने के लिए अभी हम कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल बी से क्या होता है कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है, तो बिल्कुल सही है, कंट्रोल सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आंसर हो गलत। आपको छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ, यदि आपके क्वेश्चन में नहीं आता है, यदि आपके क्वेश्चन में नहीं शब्द आता है तो उसकी 90% संभावना होती है कि वो आपका आंसर गलत होगा। इसको तभी अप्लाई करना है जब आपसे क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में बन नहीं रहा हो। यदि आपसे बन रहा है तो आप अपने हिसाब से लगाएंगे, यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप किसको वरीयता देंगे, आप उसको वरीयता देंगे। यदि क्वेश्चन में आपका नहीं शब्द आ जाएगा तो उसमें 90%, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा, मैं उसको कह रहा हूँ आपके 90% संभावना होती है यदि क्वेश्चन में नहीं है तो वो आंसर आपका 90% आपका गलत ही होगा। और यदि ये क्वेश्चन में अभी पूरा सही लिखा हुआ है, देखेंगे नीचे अगले वाला क्वेश्चन, जैसे पूछा गया है स्पैम मेल अवांछित मेल होती हैं, तो आंसर होगा ट्रू। यदि इसमें नहीं शब्द आ जाता तो वो आपका आंसर गलत हो सकता था। आप देखें यदि नहीं है तो उसमें 90% संभावना है कि वो आंसर आपका गलत ही होगा। और ये पूरा सही लिखा हुआ है, उसमें आपके ना या नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तो वो क्या होगा, यदि इनमें प्रयोग नहीं किया गया तो वो आपका सही होगा। और यदि ना और नहीं का प्रयोग किया गया है तो उसमें संभावना हो जाती है कि आपका 90% वो आपका आंसर गलत होगा। इस ट्रिक को तब अपनाना है जब आपसे किसी भी कंडीशन में सवाल नहीं बन रहा है। यदि आपसे बन रहा है तो आप अपने हिसाब से लगाएंगे, आप ऐसा नहीं कहेंगे सर ने ऐसा बताया था, बिल्कुल अपने हिसाब से लगाइए। यदि ये रेयर केस में लगाना है, जब आपसे क्वेश्चन नहीं बने तब आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्ट में एक छोटी ट्रिक और बताने वाला हूं। यदि आपसे वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता तो आप जैसे आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आप इसका यूज करेंगे तो अब 90% संभावना है कि आपका आंसर सही होगा। तो ऑब्जेक्ट में किस प्रकार कोई ट्रिक होती है, तो ऑब्जेक्ट की भी ट्रिक होती है, वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है। जो फिशिंग है, क्या यह एक प्रकार का साइबर अपराध है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो कैलकुलेटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप सर आपने जो ट्रिक बताई थी वो तो आपकी यहाँ गलत हो गई है, तो बिल्कुल गलत हो सकती है, लेकिन 90% चांस होता है कि वो आपकी ट्रिक सही होगी। जो कैलकुलेटर है, क्या यह एक आपकी आउटपुट डिवाइस है, तो कैलकुलेटर एक इनपुट और आउटपुट, क्योंकि आप इनपुट भी देते हैं और वहाँ पर आपको आउटपुट भी देखता है, तो ये आपकी इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आप देखेंगे वो ट्रिक आपकी यहाँ पर गलत हो चुकी है, मतलब 90% चांस होता है सही हो सकता है, अन्यथा फिर गलत तो गलत। फिर जैसे इसमें पूछा गया है ब्लूटूथ एक वायर्ड कनेक्टिविटी है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि जो ब्लूटूथ है वह किस प्रकार कनेक्ट होता है, तो क्या ब्लूटूथ के लिए कोई केबल कोई तार की आवश्यकता होती है, तो आंसर हो गलत, क्योंकि ब्लूटूथ के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो आपका सीधे डिवाइस से डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। जैसे आपका दोस्त का मोबाइल है और आपका मोबाइल है, आपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, आपने अपनी क्या है जो आपकी एयरफोन है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया वो आपको 90% में सही होगा, 10% में आपका वहाँ पर गलत हो सकता है। जैसे आपने 2 क्वेश्चन यदि आप लगाएंगे तो वो आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको वहाँ से अच्छे से पढ़ना है। जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+S का प्रयोग सेव करने के लिए होता है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। टच पैड लैपटॉप में माउस का कार्य करता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो टच पैड होता है, जैसे आपने देखो लैपटॉप होता है उसमें आपको टच पैड होता है, उसमें आपकी माउस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप उसमें सीधे सीधे चला सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है वेब ब्राउजर का प्रयोग वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है, तो क्या वेबसाइट का प्रयोग जो वेब ब्राउजर होता है इसका प्रयोग वेब ब्राउजर को बनाने के लिए होता है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर केवल टेक्स्ट डेटा प्रोसेस कर सकता है, तो आंसर होगा गलत, क्योंकि कंप्यूटर है वो आपकी इमेज ऑडियो आदि प्रकार के डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है। जीमेल एक सर्च इंजन है, तो आंसर होगा फॉल्स। जीमेल क्या है, तो जीमेल आपका एक, जबकि जीमेल का प्रयोग किसके लिए होता है, तो जीमेल का प्रयोग होता है मेल भेजने के लिए, ना कि यह एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या है, आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, ये आपके सर्च इंजन होते हैं। ओडीएस आपका कैल्क जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है। पूछा गया है इंटरनेट और www दोनों एक ही हैं, तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो आपका इंटरनेट है ये नेटवर्क है और www है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा होती है। फॉर्मेटिंग का मतलब टेक्स्ट की सुंदरता बढ़ाना है, जो फॉर्मेटिंग होता है, क्या इसका मतलब
सुंदरता को बढ़ाना होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों को वितरित करना है, तो आपका आंसर होगा गलत। यदि केवल शब्द दिया जाए तो वहाँ पर भी आपका आंसर गलत लगने की संभावना हो जाती है। केवल शब्द आता है तो वहाँ पर भी आपकी संभावना गलत लगने की चांस बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो आंसर होगा गलत। जो कंप्यूटर वायरस है ये आपके प्रोग्राम होता है, ना कि हार्डवेयर डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके यहाँ से फिर से आपके कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक क्या होती है। यदि आपको ऑप्शन मिले ए एंड बी, याद रखिए ये सिर्फ ट्रिक तभी यूज करना है जब आपसे क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में नहीं बन रहा हो। आप अपने हिसाब से कीजिए, आपको जो सही लगे वो करिएगा। यदि आपसे नहीं बनता तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि आपके ऑप्शन में ए एंड बी, ए और बी दोनों ऑप्शन आ जाएगी, ए और बी दोनों सही हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ए और बी दोनों सही से होने की संभावना होती है। यदि आपके ऑप्शन में तीनों सही है, सभी विकल्प सही हैं, तो उसकी संभावना हो जाती है। यदि आपके ऑप्शन में सही आ रहा है कि दी हुई ऑप्शन सभी सही हैं, तो वो आपका सही होने की संभावना हो जाती है। तो आप दो ऑप्शन देख सकते हैं। यदि आपके ऑप्शन में दो ऑप्शन है ए और बी या उपयुक्त में सभी, आप उनका यूज कर सकते हैं जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। बन रहा है आप अपने हिसाब से कीजिएगा, और यदि नहीं बन रहा है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। और दूसरी टेक ये होती है, जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा लगेगा उसकी सही होने की संभावना होती है। जैसे आपको कोई ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन 2 लाइन का है, तो उसकी सही होने की आपकी संभावना हो सकती है। जो ऑप्शन आपका सबसे बड़ा होगा, ये ट्रिक मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी यूज करनी है जब आपसे क्वेश्चन नहीं बने। कोई भी स्टूडेंट बाद में ये नहीं कहेगा कि सर ने ऐसा बताया था। ये ट्रिक आपको तभी लगानी है जब आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से नहीं बन रहा हो। जो ऑप्शन आपका सबसे बड़ा होगा उसकी सही होने की संभावना आपकी 90% होती है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ सर 90% है, आपका 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं कहेगा कि सर आपने ऐसा बताया था और हमारा क्वेश्चन गलत हो गए। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो नया दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं, और पुराने दस्तावेज खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो पुराने दस्तावेज को खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एंटर करने के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एंटर करने के लिए जो प्रतीक प्रयोग होता है वो होता है आपका बराबर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वो होता है आपका बराबर चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालना। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाएंगे, और पेज नंबर पर जाकर आप वहां से पेज नंबर डाल सकते हैं। तो पेज नंबर को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो पेज नंबर को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन अधिकतम मान निकालने के लिए होता है। तो ये आपके चारों फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन होता है न्यूनतम मान निकालने के लिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे न्यूनतम मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए मिनिमम फंक्शन का यूज करते हैं। अधिकतम मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मैक्स फंक्शन का। अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का प्रयोग होता है, और औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग हुआ, औसत निकालने के लिए एवरेज का, और जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो जोड़ने के लिए आपका सम फंक्शन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गुणा करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग होता है। जैसे अभी आपने देखा, न्यूनतम मान निकालने के लिए मिन फंक्शन का प्रयोग होता है, अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का, औसत निकालने के लिए एवरेज का, और जो सम फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है योग निकालने के लिए। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जो प्रोडक्ट होता है फॉर्मूला, उसका प्रयोग होता है गुणा करने के लिए। याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है गुणा करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज होता है। तो गुणा करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज होता है। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर था, तो यहाँ पर आपका उसमें ऑप्शन नहीं दिया था Z3, यहाँ पर आपका आंसर होगा Z3। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका Z3। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था। पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था आखिर वो कौन सा था। जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था आपका मोज़ेक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। CPU का पूरा नाम, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछा गया है कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को लोड करता है। जैसे अभी आपने देखा था ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि वेब पेज को लोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो वेब पेज को लोड करने के लिए वो आपका प्रोटोकॉल प्रयोग होता है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। याद रखेंगे DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य होता है DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना। ये आपके DNS का कार्य होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती हैं और सबसे पहले आपके डाउट वहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर इसके आपको PDF भी मिल जाएंगे, जो आपकी पिछली क्लास हुई हैं उनके PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है इसका प्रयोग होता है तेज इंटरनेट एक्सेस के लिए। तेज इंटरनेट एक्सेस के लिए किसका प्रयोग होता है, तो तेज इंटरनेट एक्सेस के लिए ब्रॉडबैंड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मॉडेम, अब ये भी आप पढ़कर आए हैं। मॉडेम का प्रयोग किस लिए होता है, तो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलना, ये किसका कार्य होता है, मॉडेम का कार्य होता है। फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगले क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन है आप नीचे आ चुके हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था आपका, क्वेश्चन नंबर 87 ब्रॉडबैंड। हाँ, मॉडेम का कार्य होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में। पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। मेल को भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए POP और IMAP का प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है प्राप्त करने के लिए। भेजने के लिए SMTP और प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP दोनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है वेब पेज को एक्सेस और डिस्प्ले करना। ये वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP और HTTPS में अंतर क्या होता है, जो आपके HTTP और HTTPS होते हैं इसमें मुख्य अंतर होता है जो HTTP होता है वो आपका सुरक्षित नहीं होता है, जबकि जो HTTPS होता है वह आपका सुरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग होता है। ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसलिए रिपीट हुए हैं क्योंकि आपने शुरू में पढ़कर आए हैं। आप क्वेश्चन देखते हैं आपको सीधे आंसर पता चल गया होगा, तो आप यदि आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाता है तो आप सीधे उसका आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्क में औसत निकालने के लिए, तो मैंने अभी बात आपको बताया था औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो औसत निकालने के लिए हमारा एवरेज का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो को बंद करने के लिए, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं, और जो आपकी स्लाइड चल रही हैं उनको बंद करने के लिए एस्केप बटन का यूज करेंगे। शो करने के लिए F5 और बंद करने के लिए एस्केप बटन का यूज होता है। आपसे पूछ सकता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें आपके जो बटन होते हैं वो आपसे 104 होते हैं। पेज नंबर डालने के लिए इंसर्ट पेज नंबर। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहली सेल का पता क्या होता है, जो पहली सेल का पता होता है वो होता है A1। याद रखेंगे पहले आपका आता है कॉलम और इसके बाद आपकी आती है रो। टोटल रो होती हैं आपकी 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384। अंतिम कॉलम 16,384, अंतिम रो 10,48,576, ये अंतिम आपकी रो होती है। पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का प्रयोग करते हैं, फाइंड करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं, राइट अलाइनमेंट करने के लिए Ctrl+R और प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में
स्लाइड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, यदि आप इसमें एक नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको वहां पर कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, न्यू स्लाइड की बात की जा रही है तो कंट्रोल एम होगा। यदि आपसे न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू स्प्रेडशीट की बात करता है तो वहाँ पर आपको लगता है कंट्रोल एन। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं। इसको वहाँ पर आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज होना है, अच्छे से उसको याद रखना है। कंट्रोल एस से क्या होता है? तो कंट्रोल एस से सेव करने के लिए आप इसको राइटर में भी सेव कर सकते हैं, इम्प्रेस है और कैल्क में, तीनों में आपकी सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एस होती है। सम फंक्शन का यूज किसके लिए करते हैं? तो अभी अभी आप पढ़कर आए हैं, योग निकालने के लिए, सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए सम फंक्शन का यूज होता है। औसत निकालने के लिए एवरेज, अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स और न्यूनतम मान निकालने के लिए मिन फंक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड करने के लिए, बोल्ड करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस बी आपका सही आंसर होगा। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, और यदि आप किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल डी का प्रयोग करना होगा। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करेंगे, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, और स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको जो टोटल 100 क्वेश्चन थे वो पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अपने से 100% भरोसा रखिए, हम पेपर को बहुत अच्छा करके आएंगे, और पहले खुद से भरोसा करके जाइए, हम पेपर को अच्छा करेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो,